प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों संकाय के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए थे और शॉर्ट क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें से हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस परिवार के सदस्य नहीं हैं तो सदस्यता ले लें। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इच्छा और मांग में अंतर स्पष्ट करें। तो इच्छाएं अनंत और असीमित होती है, परंतु इन असीमित इच्छाओं की पूर्ति के साधन सीमित होते हैं। इसका संबंध मनुष्य की कल्पनाओं से होता है। मतलब सोचना कि हमको ये लेना है वो लेना है, ये क्या है? कल्पना है। जबकि मांग क्या है? तो एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक तथा योग्य होता है उसे मांगी गई मात्रा कहा जाता है। इस प्रकार मांगी गई वह मात्रा जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है मांग कहलाती है। कहने मतलब है कि सोचना इच्छा हुआ और मतलब जो सोचे हैं उसको खरीदने की तत्परता मांग कहलाएगी। मतलब उसके लिए हम पैसा देने के लिए तैयार है, मेरे पास साधन भी है, उस चीज़ को हम खरीद सकते हैं। अगला है बाजार कीमत और समान कीमत में अंतर स्पष्ट करें। तो बाजार कीमत में क्या हो गया? तो यह अल्पकालीन साम्य द्वारा निर्धारित होता है। यह अस्थायी संतुलन का एक परिचायक कहा जाता है। इस पर मांग पक्ष का ही प्रभाव पड़ता है, पूर्ति पक्ष निष्क्रिय रहती है। यह औसत लागत व्यय के ऊपर या नीचे होता है। यह सभी प्रकार की वस्तुओं का हो सकता है। अब समान कीमत क्या है? तो यह दीर्घकालीन साम्य द्वारा निर्धारित होता है। यह अस्थायी संतुलन की ओर संकेत करता है। इस पर पूर्ति पक्ष का अधिक प्रभाव पड़ता है। यह औसत लागत व्यय के समान या उससे अधिक होने की प्रवृत्ति रखता है। यह केवल पुनरुत्पादनीय वस्तुओं का ही हो सकता है। तो ये है समान कीमत और बाजार कीमत में अंतर। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं? तो वस्तु के पूर्व निर्धारित स्तरों पर उत्पादन होने की दशा से दूसरी वस्तु के अधिकतम संभव उत्पादन को दर्शाने वाली रेखा ही उत्पादन संभावना वक्र है। सामान्यतः यह वक्र दाहिनी ओर ढालू होता है, मतलब ये वक्र इस तरह का होता है। अगला क्वेश्चन है, गिफिन विरोधाभास क्या है, समझाएं। तो जब उपभोग की दो वस्तुओं में एक वस्तु घटिया वस्तु हो तथा दूसरी श्रेष्ठ वस्तु हो तब गिफिन का विरोधाभास उत्पन्न होता है। घटिया वस्तुएं वे होती है जिनका उपभोग अपनी सीमित आय से तथा श्रेष्ठ वस्तु की ऊंची कीमत के कारण करता है। ऐसी दशा में घटिया वस्तु की कीमत में जब कमी होती है तब उपभोक्ता कीमत के घटने के कारण सृजित अतिरिक्त क्रय शक्ति से अच्छी वस्तु का उपभोग बढ़ा देता है तथा घटिया वस्तु का उपभोग घटा देता है। इस प्रकार घटिया वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग में कमी होती है। मांग के उस विरोधाभास को गिफिन विरोधाभास के नाम से जाना जाता है। अगला है, समान वस्तुओं और घटिया वस्तुओं में क्या अंतर है? तो समान वस्तुओं में आय मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला होता है, अर्थात बाएं से दाएं ऊपर चढ़ता हुआ होता है। श्रेष्ठ वस्तुओं का धनात्मक ढाल वाला आय मांग वक्र यह बताता है कि उपभोक्ता की आय में प्रत्येक वृद्धि उसकी मांग में भी वृद्धि करती तथा उसके विपरीत आय की प्रत्येक कमी समान दशाओं में मांग में भी कमी उत्पन्न करती है। वे वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता हेय दृष्टि से देखता है, मतलब खराब दृष्टि से देखता है और पर्याप्त आय ना होने पर उपभोग करता है, घटिया वस्तु कहलाती है। जैसे मोटा अनाज, मोटा कपड़ा आदि। ऐसी स्थिति में जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती जाती है वह घटिया वस्तुओं का उपभोग घटाकर श्रेष्ठ वस्तुओं का उपभोग बढ़ाता जाता है। अर्थात घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। बहुत सारे साइंस के बच्चे कहते हैं कि इंग्लिश में बताइए सर। तो इंग्लिश में क्या है कि आपको जाके क्रोम ब्राउज़र में केवल DRGP82 लिख के सर्च करना है। वहाँ आपको दीपक कुमार लिखा हुआ मिलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा। वहाँ से आपको 12th मॉडल क्वेश्चन के लिंक पे जाना है और वहाँ पर से आपको यहाँ पर दाहिनी साइड में यहाँ पर आपको ट्रांसलेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, उससे आप इंग्लिश करके इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधन के घटते प्रतिफल के नियम को समझाएं।
तो जिस पैमाने में उत्पादन के साधन बढ़ाने पर उससे कम अनुपात में उत्पादन बढ़े तो उस पैमाने को घटते हुए प्रतिफल की संज्ञा दी जाती है। जैसे यदि साधनों को 10% बढ़ाया जाता है तथा उत्पादन 7% बढ़ता है तो इस दशा को पैमाने के घटते प्रतिफल की संज्ञा दी जाती है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार का वर्णन कीजिए। तो इसकी विशेषता क्या क्या है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। एकाधिकारात्मक मतलब हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसमें एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता होते हैं। एकाधिकारी फर्म और उद्योग में अंतर नहीं होता है। एकाधिकारी बाजार में नए फर्मों के प्रवेश में बाधाएं होती है। वस्तु की कोई निकट प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती है। कीमत नियंत्रण एकाधिकारी द्वारा किया जाता है। एकाधिकार में औसत संप्राप्ति और औसत वक्र अलग अलग होते हैं। एकाधिकारी विभिन्न क्रेताओं से अलग अलग कीमत वसूल कर सकता है जिसे कीमत विभेद नीति कहते हैं। अगला है पूरक वस्तु को उदाहरण के साथ परिभाषित करें। तो वे वस्तुएं जिनका एक के बिना दूसरे का प्रयोग संभव नहीं है पूरक वस्तुएं कहलाती है। जैसे कलम और स्याही, पेट्रोल और कार, मोबाइल और सिम, सुई और धागा पूरक वस्तुएं हैं। इनमें एक के अभाव में दूसरे का प्रयोग संभव नहीं है। कार है और पेट्रोल नहीं है तो कार नहीं चल सकता। इसे चलाने के लिए पेट्रोल का होना आवश्यक है। इसी तरह बिना सिम के मोबाइल कार्य नहीं कर सकता है। मोबाइल को चलाने के लिए सिम का होना आवश्यक है। इस तरह कार और पेट्रोल तथा मोबाइल और सिम पूरक वस्तुएं हैं। अगला क्वेश्चन है तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय और उत्पादन के चक्रीय प्रवाह को समझाएं। अथवा उत्पादन, आय और व्यय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पादन, आय एवं व्यय का चक्रीय प्रवाह निरंतर चलता रहता है। इनका ना आदि है और ना अंत। उत्पादन आय को जन्म देता है और प्राप्त आय से वस्तु और सेवाओं की मांग की जाती है और मांग को पूरा करने के लिए व्यय किया जाता है। अर्थात आय व्यय को जन्म देता है, व्यय से उत्पादकों को आय होती है और वह फिर उत्पादन को जन्म देता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, उत्पादन से आय जब होगा तो व्यय करेगा, व्यय जब होगा तो उसको फिर उत्पादन होगा। इस तरह ये चक्र चलते रहता है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता है, कथन को स्पष्ट करें। तो जब व्यावसायिक बैंकों या मुद्रा बाजार की अन्य संस्थाओं को ऋण प्राप्त करने का कोई दूसरा साधन नहीं रहता तो ऐसी स्थिति में अंतिम ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक उसकी सहायता करता है। इस संबंध में हॉट्रे, यहाँ हॉट्रे हो जाएगा, हॉट्रे। इस संबंध में हॉट्रे ने ठीक ही कहा है, केंद्रीय बैंक अंतिम समय का ऋणदाता है। फिर है विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति के तीन स्रोत बताएं। तो पहला है आयात का भुगतान करने के लिए, विदेशी अल्पकालीन ऋणों के भुगतान करने के लिए और विदेशी दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान के लिए। एक लेखा वर्ष की अवधि में एक देश को समस्त लेनदारियों के बदले जितनी मुद्रा प्राप्त होती है उसे विदेशी मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। इसके स्रोत है निर्यात, विदेशों द्वारा देश में निवेश तथा विदेशों से प्राप्त भुगतान। अगला क्वेश्चन है कुल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर स्पष्ट करें। तो किसी देश के अंतर्गत एक वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इसे इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फॉर्मूला है कुल राष्ट्रीय उत्पाद GNP बराबर कुल घरेलू उत्पाद प्लस देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। लेकिन कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से घिसावट का व्यय घटा देने पर जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इस प्रकार कुल राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा एक विस्तृत धारणा है जिसके अंतर्गत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ जाता है। अगला है कुल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद में क्या अंतर बताएं। तो किसी देश की सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल मूल्य को कुल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसमें घिसावट भी शामिल होता है। इसके विपरीत कुल घरेलू उत्पाद में से घिसावट निकालने पर जो शेष बचता है उसे शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यह देश की सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मूल्य होता है। अगला क्वेश्चन है सरकार के बजट से आप क्या समझते हैं अथवा सरकारी बजट का अभिप्राय क्या है। तो आगामी आर्थिक वर्ष के लिए सरकार के सभी प्रत्याशित राजस्व और व्यय का अनुमानित वार्षिक विवरण बजट कहलाता है। सरकार कई प्रकार की नीतियां बनाती है।
इन नीतियों को लागू करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। सरकार आय और व्यय के बारे में पहले से ही अनुमान लगाती है, अतः बजट आय और व्यय का अनुमान है। सरकारी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। 15 है खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अगला है एक द्वि क्षेत्र अर्थव्यवस्था से आय के चक्रीय प्रवाह को दर्शाए। तो परिवार मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फर्मों को साधन सेवाएं प्रदान करते हैं। इन सेवाओं का प्रयोग कर फर्म वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं और उत्पादित वस्तुओं को परिवार को उनकी सेवाओं के बदले देते हैं। इस प्रकार परिवार और फर्मों के मध्य साधन सेवाओं और वस्तुओं का आदान प्रदान या प्रवाह चक्रीय रूप से चलता रहता है। इसे वास्तविक प्रवाह कहा जाता है। वास्तविक प्रवाह का तात्पर्य परिवार और फर्मों के मध्य साधन सेवाओं और वस्तुओं के प्रवाह से है। साधन सेवाओं और वस्तुओं का भुगतान मुद्रा के रूप में होता है। साधन सेवाओं के बदले फर्म परिवार को सेवा भुगतान देती है तथा वस्तु पूर्ति के बदले परिवार फर्मों को वस्तुओं का भुगतान देते हैं। इस प्रकार सेवा भुगतान के रूप में फर्मों से परिवार को तथा वस्तु भुगतान के रूप में परिवार से फर्मों को निरंतर आय का मुद्रा के रूप में प्रवाह होता है। इसे आय का प्रवाह का मुद्रा प्रवाह कहा जाता है। चित्र के माध्यम से कहने मतलब है कि फर्म और परिवार दो क्षेत्र है। परिवार के पास साधन है, भूमि श्रम पूंजी प्रबंध, ये सब परिवार के पास है। वो क्या करता है, फर्म को देता है। फर्म क्या करता है, उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके वस्तु का निर्माण करता है और वस्तु फिर किसको देता है, परिवार को। तो वस्तु खरीदने के लिए इसको मुद्रा देता है। तो जैसे अगर साधन इसको फर्म को दिया और इसका प्रयोग करेगा फर्म, तो ये वास्तविक प्रवाह कहलाया। और इसके बदले इसको क्या दिया, वस्तु दिया। उसके बाद ये क्या करेगा, वस्तु खरीदेगा, उसके बदले इसको पैसा देगा। और ये चूंकि फर्म परिवार का साधन का प्रयोग किया तो साधन का भी भुगतान करेगा। जैसे भूमि को लगान के रूप में, पूंजी को ब्याज के रूप में, मजदूर को मजदूरी के रूप में, साहसी को लाभ के रूप में। तो ये सब जो भुगतान करेगा वो मौद्रिक प्रवाह कहलाएगा। तो वस्तु और सेवा का जो प्रवाह हुआ वास्तविक प्रवाह, और मुद्रा के रूप में जो लेन देन हो रहा है वो मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संतुलन से क्या अभिप्राय है। तो अर्थशास्त्र में उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जब एक उपभोक्ता दी हुई आय से एक या दो वस्तुओं को इस प्रकार खरीदता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि होती है और उसमें परिवर्तन लाने की कोई प्रवृत्ति नहीं जुड़ी होती है, सो होगा। अगला है प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताएं। तो प्रत्यक्ष कर, इस कर को टाला नहीं जा सकता है। यह कर प्रगतिशील होता है। आय में वृद्धि के साथ इसमें वृद्धि होती है। फिर आयकर, संपत्ति कर, निगम कर इसके उदाहरण है। कहने मतलब है प्रत्यक्ष कर जो है जिस पर टैक्स लगाया गया है वही टैक्स का अगर भुगतान कर रहा है तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाएगा। अप्रत्यक्ष कर, तो जिसे व्यक्ति को यह कर चुकाना पड़ता है वह इसे दूसरे व्यक्ति पर टाल सकता है। यह प्रगतिशील नहीं होता है। बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। मतलब प्रत्यक्ष कर में हुआ कि जिस पर टैक्स लगाया वो टैक्स का भुगतान कर रहा है तो प्रत्यक्ष हो गया, और जिस पर टैक्स लगा वो किसी दूसरे पर टैक्स टाल दिया। जैसे मान लीजिए उत्पादक पर टैक्स सरकार लगाता है और उत्पादक इसको ग्राहक पर टाल देता है। किस तरह, वस्तु में जो मूल्य रहता है उसमें टैक्स को जोड़ देता है और जो वो सामान को खरीदेगा उसी को भुगतान करना पड़ेगा। तो इस तरह का टैक्स अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। अगला है दोहरी गणना की समस्या से क्या तात्पर्य है, इससे कैसे बचा जाता है। तो दोहरी गणना का तात्पर्य है कि किसी वस्तु के मूल्य की गणना एक बार से अधिक करना। इसके फलस्वरूप उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य में अनावश्यक रूप से वृद्धि हो जाती है। उदाहरण, एक किसान 1 टन गेहूँ 1400 रुपये में आटा मिल को बेचता है। आटा मिल उसका आटा बनाकर 1600 रुपये में डबल रोटी बनाने वाले को बेच देता है। डबल रोटी वाला उसका डबल रोटी बनाकर 1800 रुपये में दुकानदार को बेचता है और दुकानदार उसे अंतिम ग्राहक को 1900 रुपये में बेच देता है। अतः उत्पादन का मूल्य कितना हो गया, तो 1400 प्लस 1600 प्लस 1800 प्लस 1900 तो हो जाएगा आपका 6700 रुपया। इस प्रकार दोहरी गणना के कारण उत्पाद मूल्य 6700 रुपया हो जाता है, जबकि वास्तव में केवल 1400 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 100 बराबर 1900 रुपया के बराबर मूल्य वृद्धि होती है। दोहरी गणना की समस्या से बचने की दो विधियां जो इस प्रकार है। पहला है अंतिम उत्पाद विधि।
इस विधि के द्वारा उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती के मूल्य को घटा दिया जाता है। मध्यवर्ती का मूल्य कौन हो जाएगा? तो जो आपका 1600 है, 1400, 1600, 1800 जो है वो आपका क्या हुआ? तो ये आपका मध्यवर्ती मूल्य हुआ, इसको घटा देना है। मूल्य वृद्धि विधि, इस विधि द्वारा उत्पादन के प्रत्येक चरण में होने वाली मूल्य वृद्धि को जोड़ा जाता है। अगला है अल्पाधिकार से आप क्या समझते हैं? तो अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का एक रूप है। अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी अवस्था को कहा जाता है जिसमें वस्तुओं के बहुत कम विक्रेता होते हैं और प्रत्येक विक्रेता पूर्ति एवं मूल्य पर समुचित प्रभाव रखता है। प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें विक्रेताओं की संख्या इतनी कम होती है कि प्रत्येक विक्रेता की पूर्ति का बाजार कीमत पर समुचित प्रभाव पड़ता है और प्रत्येक विक्रेता इस बात से परिचित होता है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस पार्ट का, भुगतान शेष से आप क्या समझते हो? तो भुगतान शेष एक देश के विदेशी सौदों से संबंधित सभी भुगतानों का लेखा जोखा है। किंडलबर्गर ने भुगतान शेष की परिभाषा इन शब्दों में दी है। भुगतान शेष से अभिप्राय एक दिए गए समय में संबंधित देश के निवासियों तथा विदेश के निवासियों द्वारा सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन का क्रमवार रखा गया ब्यौरा है। तकनीकी दृष्टि से भुगतान से सदैव संतुलित रहता है। इसमें दृश्य तथा अदृश्य दोनों मदों को शामिल किया जाता है। दोहरी लेखा पद्धति में इसे प्रस्तुत किया जाता है। बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। अगला पार्ट में हम लोग 22 नंबर से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।